नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं आज की क्लास में हम लेकर आए हैं काव्य के हेतु। हेतु यानी कि काव्य की जो रचना होती है उसके क्या क्या कारण हैं कि रचना की जाती है, किन कारणों से काव्य को रचा जाता है, कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से कवि एक रचना करता है, इन सबको जानेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज में हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट पेपर, वो भी 750 रुपये में। प्रति टेस्ट पेपर यदि आप रेशियो निकालेंगे तो 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर है और बहुत ही नवीन पैटर्न पर आधारित है। 125 प्रश्न रहते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। यह टेस्ट पेपर आपका दिया जा रहा है। चलिए, या कोई भी और अन्य जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तब आप डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसी पे कॉल कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि काव्य को लिखते समय कौन कौन से कारण होते हैं, या रचनाकार में कौन सी ऐसी विशेषता होती है या क्या कारण होते हैं जिनसे वो काव्य को रचता है। प्रयोजन बाद में देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि काव्य के लक्षण यानी कि जो काव्य की परिभाषाएं थी उसको देखा था इससे पहली क्लास में। उससे पहले हमने काव्य शास्त्र को पढ़ा था। आज जो है हम काव्य के विषय में जानेंगे। काव्य के विषय में भी क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सीधे सीधे टॉपिक पे कि काव्य हेतु यानी कि कारण। देखिए, आपको हेतु पे नहीं जाना है। मैं जब आपको काव्य शास्त्र पढ़ा रही हूँ, आप इन शब्दों को बस ध्यान में रखिएगा। इनका जो हिंदी अर्थ है आप उसको समझ के चलिए, और इसको जब आप समझ के चलेंगे आपको काव्य शास्त्र पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जहाँ आपको लगता है ना कि काव्य शास्त्र बहुत कठिन है, काव्य शास्त्र इतना भी कठिन नहीं है जितना आप समझते हो। ना ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र है और ना ही आपका हिंदी काव्य शास्त्र है। जो भारतीय काव्य शास्त्र है वो भी इतना कठिन नहीं है। बशर्ते आपको जो शब्दावली है वो बहुत ज़्यादा, जो शिक्षक होते हैं वो बहुत ज़्यादा डराने वाली रख लेते हैं। ऐसा नहीं है। जब आप सरल शब्दों में आप किसी भी तथ्य को पढ़ते हैं तो वो आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है काव्य हेतु, यानी कि जब एक पाठक, क्षमा कीजिएगा, एक जो रचनाकार होता है, जो कवि होता है, साहित्यकार होता है, उसमें ऐसे कौन से तत्व हों, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनसे वो काव्य को या रचना को रचता है। ठीक है, काव्य रचना में जिन तत्वों को सहायक माना जाता है उन्हें हेतु या कारण कहते हैं। काव्य रचना रचते समय जिन तत्वों को सहायक माना जाता है कि यदि ये तत्व हैं तो रचना हो सकती है। यहाँ पे हम काव्य के लक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रचनाकार में क्या तत्व समाहित होते हैं। ठीक है, तो काव्य रचना के मुख्यतः 3 काव्य हेतु कहे जा सकते हैं। काव्य रचना जब होगी, कोई रचनाकार जब काव्य की रचना को रचेगा तो उसमें 3 हेतु माने जाते हैं। कौन से हैं वो 3 हेतु या 3 कारण? हेतु यानी कि कारण। कौन से 3 कारण हैं? मुख्यतः 3 है, बाकी आगे भी संख्या बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको जितना परीक्षा उपयोगी है उतना ही है। तो काव्य की रचना जो होगी उस रचनाकार में कौन से 3 कारण होंगे जो रचना लिखी जाएगी। ये 3 कारण कौन से हैं? एक है प्रतिभा। रचनाकार में पहला है प्रतिभा। प्रतिभा का मतलब सीधा सीधा है, आप समझिए कि गॉड गिफ्टेड। जैसा आप कहते हैं ना कि आप में कोई ना कोई प्रतिभा होगी, आप उस क्षेत्र का चयन कीजिए। आपने देखा होगा कि हमारे भारतीयों में तो नहीं, लेकिन आप जापान वगैरह, चीन वगैरह की अगर हम बात करें विदेश में, तो वहाँ पे क्या है कि बच्चा जब जन्म लेता है 3-4 वर्ष का जब होता है तो उसकी फील्ड वहाँ पे देख ली जाती है, निर्धारित कर दी जाती है कि ये किस क्षेत्र में जाएगा। उसकी जो एक्टिविटीज़ होंगी, उसकी जो क्रियात्मक जो चीज़ें रहेंगी, आप उससे अनुमान लगा लेंगे। जैसे कि आपके घर में बच्चा है, यदि वो आपका अनुकरण या मैच देख के मैच का अनुकरण करता है,
किसी को पढ़ते देख के पढ़ने का अनुकरण करता है, या जैसे कि आप पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ाता हुआ देख के वो पढ़ाने का अनुकरण करता है, यानी कि वो उस क्षेत्र में जाना चाहता है। तो एक होती है गॉड गिफ्टेड, कि आपके परिवार में आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी परिवार में यानी कि वो प्रतिभा नहीं होती है, लेकिन उस बच्चे में गॉड गिफ्टेड वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये है प्रतिभा जो गॉड गिफ्टेड होती है प्रतिभा, यानी कि जो रचनाकार है उसमें लेखन की जो शैली है, काव्य को रचने की जो शैली है वो पहले से ही विद्यमान थी। उसको ना किसी का अनुकरण करना पड़ा, ना ही कोई प्रपंच या इस तरीके से उसको सोचना पड़ा। दूसरे नंबर पे है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि उसको व्युत्पन्न किया जाता है, यानी कि उसको उत्पन्न किया जाता है रचनाकार के लिए। ठीक है, यानी कि इसमें यदि बात करें हम व्युत्पत्ति की, तो इसमें निपुणता को भी जोड़ दिया जाता है। निपुणता यानी कि आप में इस कार्य की कौशलता है, बस थोड़ा सा आपको इसमें जो बाकी के लोग होते हैं वो सहयोग देते हैं। ठीक है, जैसे कि ज्ञान प्रगाढ़ बहुज्ञता, यानी कि आप में उस क्षेत्र की जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं या काव्य रचना आप करना चाहते हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं आप में होती हैं। तीसरा है आपका अभ्यास। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। ठीक है, तो यहाँ पे है अभ्यास। यदि आप में वो प्रतिभा नहीं है, जैसा कि आपके जीन में नहीं है कि आप शिक्षक बने, आप में वो बहुज्ञता नहीं है कि आप शिक्षक बने या एक क्रिकेटर बने, बॉलर बने। ठीक है, लेकिन आप जब उसका बार बार अभ्यास करते हैं तब आप वो बन ही जाते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये 3 कारण होते हैं। पहला है कि आप में जन्मजात है प्रतिभा, गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने आपको, ईश्वर ने आपको वो गिफ्ट पहले से प्रदान किया है। ठीक है, दूसरा है व्युत्पत्ति, यानी कि आप में जिन तत्वों की अधिकता रहती है। यहाँ पे तो प्रतिभा तो ये है कि यहाँ पे तो आपको बनना ही बनना है। ठीक है, यहाँ पे अधिकता रहेगी आपके जो कार्यशैली है उसमें उन तत्वों की अधिकता रहेगी। तीसरा क्या है? अभ्यास, यानी कि अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, जैसे आपने देखा है कि कई बार एक जो गद्यकार होता है या रचनाकार होता है वो उतना अच्छा नहीं बन पाता है। कभी कभी अभ्यास आप करते रहेंगे तो आपकी कोई एक पंक्ति, आपकी कोई एक रचना आपको लोकप्रिय बना देती है। ठीक है, और जैसे कि आप देखते हैं कि कई बार असफलताएं मिल जाती हैं, लेकिन जब आप बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं तथ्यों का, तो एक टाइम ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि जब आप परीक्षाओं को बहुत आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं परीक्षा पास करके। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं आगे चल के यहाँ पे प्रतिभा की, यानी कि काव्य को रचने के जो 3 कारण होते हैं वो कौन से हैं। यानी कि काव्य रचना तब होगी जब लेखक में ये उसके जीन में ही होंगी, जैविक रूप से, या ईश्वर ने उसको वो कलम प्रदान की होगी कि बस आपको तो लेखक ही बनना है, काव्य की रचना ही करनी है। दूसरी है कि उन तत्वों की क्या कहते हैं, बहुज्ञता होगी या पांडित्य प्रगाढ़ या ज्ञान अधिक होगा इस क्षेत्र में। तीसरा है अभ्यास। जब आप पहले रचना लिखेंगे आपको लगेगा कि किसी तथ्य की इसमें त्रुटि है, दोबारा लिखेंगे फिर उस तथ्य की त्रुटि है। इस तरह से जब आप लिखते चले जाएंगे तब आप एक बार काव्य की रचना करने में निपुण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार माने गए हैं। बात कर लेते हैं पहले नंबर पे प्रतिभा की। प्रतिभा की यदि हम बात करें तो प्रतिभा, जैसा कि आपने जाना है कि ये अनिवार्य तत्व है, यह काव्य की अनिवार्य शक्ति है। क्या है? शक्ति। प्रतिभा को शक्ति भी कहा गया है, जिसके बिना काव्य सृजन संभव नहीं होता है। यानी कि जिसके बिना काव्य की जो रचना है, काव्य का जो सृजन है, काव्य की जो पंक्तियां हैं वो नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आलोचकों में। भट्टतोत ने, जो आचार्य भट्टतोत हैं, इन्होंने प्रतिभा को क्या कहा है
नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा, यानी कि बुद्धि। ठीक है, किसने कहा है? भट्टतोत ने। आपसे यही प्रश्न बनेगा, नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा किसने कहा है? भट्टतोत ने। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है किसको कहा है, नवीन प्रश्न बनेगा किसको कहा है। तो किसको कहा? तो ये है आपका प्रतिभा को। ठीक है, अभिनव गुप्त ने इसे यानी कि प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा कहा है। एक अपूर्व वस्तु होती है, अपूर्व वस्तु निर्माण करने की जो है प्रज्ञा कहा है। किसने? अभिनव गुप्त ने। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं आचार्य वामन की। वामन ने इसे किसे? प्रतिभा को जन्मांतर से प्राप्त संस्कार कहा है। जन्म से प्राप्त संस्कार प्रतिभा को किस आचार्य ने माना है? तो ये आपका सही रहेगा आचार्य वामन ने। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट आपको दिया जा रहा है, निचोड़। बात कर लेते हैं रुद्रट और मम्मट की। तो आचार्य रुद्रट और मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न बन जाएगा, यदि किसी और ने भी किया है तब आप तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा यहीं पे। ठीक है, यानी कि शक्ति किसको कहा गया है? प्रतिभा को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाद्या माने हैं। किसने माने हैं? ये आपके रुद्रट आचार्य ने माने हैं। बात कर लेते हैं राजशेखर जी की। तो राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं। कौन से? कार्यत्रयी प्रतिभा और भाव्यत्रयी प्रतिभा। ठीक है, कार्यत्रयी प्रतिभा और भाव्यत्रयी प्रतिभा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली स्लॉट पे पढ़ेंगे कि कार्यत्रयी प्रतिभा क्या होती है और भाव्यत्रयी प्रतिभा क्या होती है। ठीक है, चलिए प्रतिभा तो आप समझ ही गए हैं कि जब प्रतिभा नहीं होगी तो काव्य का सृजन नहीं होगा। जिसको यहाँ पे काव्य को रचने के लिए कारण माना गया है या हेतु माना गया है। ठीक है, ये जो 4 लाइनें हम आपको लिखवा रहे हैं, 4 लाइनें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आडंबर डालने की आवश्यकता नहीं है किसी भी रचना में। जितना परीक्षा उपयोगी है आप उतना पढ़िए। आप विद्वान बनेंगे जब आप पढ़ाते रहेंगे, इंटरमीडिएट को या BA MA को। ठीक है, स्नातक परास्नातक को। लेकिन उससे पहले आपको वो परीक्षाएं पास करनी है, और परीक्षा पास करने के लिए जितना पढ़ा रहे हैं उतना आपके लिए पर्याप्त है। सरल भाषा में पढ़ते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। बात कर लेते हैं राजशेखर की। तो पहले नंबर पे थी कार्यत्रयी प्रतिभा। इन प्रतिभा की यदि बात करें तो कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा किसने माना है? राजशेखर ने। किसे माना है? तो कार्यत्री को। इसके 3 भेद किए जाते हैं। इसके 3 भेद हैं, सीधे सीधे लिखिए सरल भाषा में। सहजा, सहजा यानी कि जन्मजात, जो प्रतिभा जन्मजात होती है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो आहार्य। आहार्य की यदि बात करेंगे तो ये अभ्यास द्वारा है। प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास ना, तो इसमें ये अभ्यास द्वारा है। यहाँ पे भेद किए गए हैं। तीसरे नंबर पे है औपदेशिकी। औपदेशिकी, इसकी यदि बात करेंगे तो ये शास्त्र आदि मंत्रों से प्राप्त। ठीक है, ये है। बात कर लेते हैं इस प्रतिभा के, कार्यत्री प्रतिभा के, इस प्रतिभा के जगन्नाथ ने दो भेद किए हैं। ठीक है, इसी के साथ में बात कर लेते हैं हेमचंद्र ने इसके 2 भेद कौन कौन से हैं? तो सहजा और
औपाधिकी, सहजा और औपाधिकी माने हैं। किसके माने हैं? तो ये आप ध्यान रखिएगा, कार्यत्री प्रतिभा के माने हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं भावयत्री। ये प्रतिभा के भेद हैं। तो भावयत्री प्रतिभा, इसकी बात करें तो पाठक का उपकार करने वाली प्रतिभा, पाठक का उपकार करने वाली प्रतिभा, ये पाठक का उपकार करने वाली प्रतिभा है। यह कवि के श्रम एवं अभिप्राय का बोध कराती है। अभिप्राय का बोध कराती है। कौन सी प्रतिभा? तो भावयत्री प्रतिभा। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, दूसरे नंबर की बात करते हैं व्युत्पत्ति। प्रतिभा, व्युत्पत्ति हमने देखा था, तो व्युत्पत्ति की यदि बात कर लेते हैं तो इसके विषय में कहा जाता है कि ये प्रगाढ़ पांडित्य, बहुज्ञता, ज्ञान पर आधारित होती है। बहुज्ञता, इसके विषय में लिखिए, बहुज्ञता में व्याकरण, शास्त्र, पुराण, इतिहास, लोक ज्ञान आदि, इतिहास, लोक ज्ञान आदि जो कवि अर्जित करके, व्युत्पन्न करके, अर्जित करके काव्य रचना में प्रयुक्त करके काव्य रचना को व्यापक अर्थ संदर्भ से युक्त बनाता है। उसे क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति। किसके माध्यम से? व्युत्पत्ति के माध्यम से। राजशेखर ने इसका अर्थ, यानी कि व्युत्पत्ति, तो इसका अर्थ बहुज्ञता माना है। यहां से प्रश्न बनेगा। दूसरे नंबर पे है वामन ने इसे विद्या परिज्ञान, यहां से प्रश्न बनेगा, विद्या परिज्ञान माना है। और तीसरे नंबर पे है मम्मट ने इसे निपुणता का नाम दिया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि जो भी है एकदम नवीन है, यहां से प्रश्न बनना है। चलिए, राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए थे, कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा। बात कर लेते हैं कार्यत्री प्रतिभा की। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा, यानी कि कवि ने जो लिखा है वो किन उससे लिखा है, ये उसका उपकार करती है। और इसके तीन भेद माने जाते हैं। किसके? कार्यत्रयी प्रतिभा के। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सहजा, आहार्य और औपदेशिकी किस प्रतिभा के भेद हैं? तो ये कार्यत्रयी प्रतिभा के हैं। सहजा का मतलब होता है जो जन्मजात प्रतिभा होती है लेखक में, रचनाकार में। आहार्य यानी कि अर्जित करके या अभ्यास करके जो अर्जित की जाती है। औपदेशिकी यानी कि उपदेशों के माध्यम से
या शास्त्र आदि मंत्रों से जब जिसको प्राप्त किया जाता है। कहते हैं ना कि हमें इस कार्य को करने के लिए साम दाम दंड भेद भी अपनाने पड़े तो हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके शास्त्र आदि और मंत्रों से प्राप्त जो है उसे औपदेशिकी प्रतिभा कहते हैं। कार्यत्रयी प्रतिभा के जगन्नाथ ने 2 भेद किए हैं। किसने किए हैं 2 भेद? जगन्नाथ ने भी 2 भेद किए हैं। हेमचंद्र जी की बात करें तो हेमचंद्र ने कार्यत्रयी प्रतिभा के 2 भेद कौन से किए हैं? तो सहजा और औपाधिकी माने हैं। कौन से? सहजा और औपाधिकी। आप स्क्रीनशॉट जब लेंगे, अगर आपको कहीं पे लगता है कि हमें स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ, तब आप वॉइस पे ध्यान देके आप कीजिएगा। बात कर लेते हैं भाव्यत्रयी प्रतिभा का। तो देखिए, कार्यत्रयी प्रतिभा जो होती है, जो कार्य करता है, यानी कि कवि लिख रहा है उसका उपकार करती है, यानी कि उसको आगे बढ़ाती है। भाव्यत्रयी, भाव किसके मन में जागृत होते हैं? पाठक के मन में जागृत होते हैं कि कवि ने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, तो भाव्यत्रयी प्रतिभा यानी कि पाठक का उपकार करने वाली प्रतिभा को भाव्यत्रयी प्रतिभा कहते हैं। यह कवि के श्रम एवं अभिप्राय का बोध कराती है। पाठक जब किसी रचना को, किसी काव्य को पढ़ता है तो इसमें जो रचनाकार है, जो कवि है, उसने यहाँ पे दिया है कि यह कवि के श्रम, कवि ने कितना श्रम किया है एक रचना को लिखने में और उसका अभिप्राय क्या था इसको लिखने का, इसका बोध किसको कराती है? पाठक को कराती है। कौन सी? कार्यत्रयी प्रतिभा, क्षमा कीजिएगा, भाव्यत्रयी प्रतिभा, यानी कि भावों से कवि और उसकी रचना का आंकलन किसके माध्यम से कराती है? किसको कराती है? पाठक को कराती है। और पाठक के संबंध में कौन सी है? जब पाठक पढ़ेगा तो उसके मन में अनेक भाव जागृत होंगे। ठीक है, कार्यत्रयी यानी कि कवि कार्य कर रहा है, कवि ने एक रचना को लिखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे दोनों में से आपको किसी में कंफ्यूजन होगा, बहुत सरल शब्दों में आपको समझाया गया है। ठीक है, व्युत्पत्ति, दूसरे नंबर की जो प्रतिभा थी हमारी, जो हेतु है, जो कारण है काव्य को रचने का, वो है व्युत्पत्ति, जिसको उत्पन्न किया जाए। प्रगाढ़, पांडित्य, बहुज्ञता, ज्ञान। बात करते हैं कि बहुज्ञता में व्याकरण, शास्त्र, पुराण, इतिहास, लोक ज्ञान आदि जो कवि अर्जित करके, यानी कि इन तथ्यों को जब कवि अर्जित करता है, उसको करके काव्य रचना में प्रयुक्त करके इनको अपने में अर्जन किया। जैसे कि आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी ने उनके अगर नाटकों पे आ जाए हम, तो नाटकों को पढ़ने के लिए उन्होंने पहले इतिहास पढ़ा होगा। अगर आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, उन्होंने यूं ही लिख दिया तो यूं ही तो नहीं लिख सकते, यानी कि उनको पढ़ने के लिए, उसको लिखने के लिए उन्होंने पहले इतिहास को पढ़ा होगा, तभी उन्होंने लिखा है। अगर बात करें कामायनी की, जयशंकर प्रसाद जी की, तो कामायनी उन्होंने यूं ही नहीं लिख दी है। कामायनी के लिए छंद शास्त्र वगैरह जो जहाँ से ऋग्वेद वगैरह से जब कामायनी के जो सर्ग लिए गए हैं, वहाँ उन्होंने उसको पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे है, जब वो इन तथ्यों को पढ़ लेता है, अपने में अर्जित कर लेता है, इसके बाद क्या करता है कि काव्य रचना में इन तथ्यों को प्रयुक्त करके काव्य रचना को व्यापक अर्थ के संदर्भ से युक्त बनाता है। यानी कि जो ये संदर्भ है, ये काव्य में प्रयुक्त करता है कवि, यानी कि पहले उसने खुद में ये तत्व तैयार किए हैं काव्य में, या काव्य को रचने से पहले उसने व्युत्पन्न किया है, पढ़ा है, पढ़ने के बाद में समझा है, और समझने के बाद में काव्य में उन तथ्यों का प्रयोग किया है, प्रयोग करके पाठक के लिए वो रचना तैयार की है। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे रीतिकाल में जब आप देखेंगे तो काव्य शास्त्रीय पद्धति पर बहुत सारी रचनाएं हैं, यानी कि उससे पहले उन्होंने रसमंजरी पढ़ी, नाट्य शास्त्र पढ़ा, अलंकार शास्त्र पढ़ा, ध्वनि शास्त्र पढ़ा, रस शास्त्र पढ़ा, छंद शास्त्र पढ़ा, उसके बाद में रीतिबद्ध में वो आए, जिस रीति में वो बंध के चले। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। बात कर लेते हैं कि राजशेखर ने इसका अर्थ, किसका? व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता माना है। व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता मानने वाले आचार्य हैं राजशेखर। ठीक है, वामन ने इसे विद्या परिज्ञान माना है। किसे माना है? विद्या परिज्ञान। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि वामन ने विद्या परिज्ञान किस काव्य हेतु को माना है? तो व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा या समाधि, इस तरीके से प्रश्न बनेगा। मम्मट ने इसे निपुणता का नाम दिया है। किसने माना है निपुणता? आचार्य मम्मट ने। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
जितना परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण है उतने तथ्यों से आपको परिचय कराया जा रहा है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। काव्य को जब लिखा जाएगा तो ये 3 तत्व यहाँ पे रहेंगे। प्रतिभा के 2 भेद राजशेखर ने किए हैं, कार्यत्रयी प्रतिभा, भाव्यत्रयी। कार्यत्रयी यानी कि जो भी कवि है, रचनाकार है, उसने किस प्रकार से काव्य लिखा है। भाव्यत्रयी जो पाठक का उपकार करे, यानी कि पाठक के मन में जो विचार हैं, जो कवि ने लिखा है उसका बोध कराए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अभ्यास की। अभ्यास की यदि बात करें तो तीसरे नंबर पे है, पहले पे प्रतिभा, दूसरे पे व्युत्पत्ति, तीसरे पे अभ्यास। अभ्यास की बात करें तो काव्य शास्त्र के सिद्धांतों को, काव्य शास्त्र के सिद्धांतों को अनुशीलन व काव्य रचना को अधिकाधिक दोष मुक्त और स्वच्छ बनाने में सहायक होता है। एक 4th नंबर भी काव्य हेतु का माना गया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, समाधि। प्रश्न बनता नहीं है लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ आचार्यों ने इसको भी माना है। इसे भी काव्य हेतु माना है। ठीक है, राजशेखर ने क्या माना है? राजशेखर ने मन की एकाग्रता को समाधि माना है। यहीं पे है वामन ने समाधि को अवधान कहा है। ठीक है, चलिए ये है आपका काव्य हेतु। अभ्यास की बात करें तो काव्य शास्त्र के सिद्धांतों को अनुशीलन व काव्य रचना को एकाधिक दोष मुक्त और स्वच्छ बनाने में सहायक होता है। अभ्यास यानी कि जब आप निरंतर करते रहेंगे तो वो उससे भी रचना जो है स्वच्छ बनेगी। ठीक है, समाधि भी कुछ आचार्यों ने काव्य हेतु माना है। राजशेखर ने माना है कि मन की जो एकाग्रता होती है उसे समाधि कहते हैं। प्रश्न बन सकता है। वामन की बात करें तो वामन ने समाधि को अवधान कहा है। समाधि को अवधान किसने कहा है? तो आपके आचार्य वामन ने कहा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखते हैं। चलिए, आपको टेस्ट पेपर या किसी भी तथ्य के लिए यदि किसी भी बात की जानकारी के लिए कॉल करनी है तो 9568802463 पे आप कॉल करेंगे। चाहे बैच से संबंधित या कोई भी अन्य जानकारी आपको चाहिए तब आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। हम आपको 50 टेस्ट पेपर जो दे रहे हैं वो 750 रुपये में, और संपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब है कि जो हम प्रति टेस्ट पेपर कराते हैं वो 125 प्रश्न का रहता है, और 125 प्रश्नों में 125 जो प्रश्न रहते हैं प्रति टेस्ट पेपर के वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहते हैं। ठीक है, तो अभी की जो आपकी क्लास है जिसको भी कॉल करनी है इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा। डेमो टेस्ट पेपर अगर आपको चाहिए तब भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में काव्य शास्त्र के किसी नवीन तथ्य के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।